हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्जाम्स के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप जो है हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। एनटीए नेट पेपर 1 के नाम से हमारी एक अलग सी प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको जो है अलग से पेपर 1 से रिलेटेड सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो पहला जो आज का सवाल है वो ये है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनोरंजन का सिद्धांत। ठीक है, मनोरंजन का सिद्धांत जो है ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और भी कई सारे सिद्धांत आते हैं जैसे कि परबलन का सिद्धांत हो गया। ठीक है, और आपका हो गया इंद्रियों का सिद्धांत, या कहें कि इंद्रियों का प्रशिक्षण। ठीक है, और अभ्यास का सिद्धांत भी इसी में आता है। ठीक है, अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, तो शिक्षण के मैंने आपको बताए थे जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो इसमें बताया था कि शिक्षण के दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं। एक तो होते हैं साधारण वाले, ठीक है, और दूसरे होते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो जितने भी ये ऊपर दिए गए हैं जैसे सूचना का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, ये सारे साधारण सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। जबकि ये जो हैं ये जो मैंने अभी बताए हैं ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है शिक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह शिक्षण पद्धति का हिस्सा नहीं है। ठीक है, शिक्षण पद्धति का हिस्सा नहीं है। तो देखें समूह शिक्षण पद्धति का। ठीक है, समूह शिक्षण पद्धति की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो समूह शिक्षण पद्धति में देखिए विचार गोष्ठी यानी कि सेमिनार आ ही जाता है, परिसंवाद भी आता है, इसमें भी कई लोग शामिल होते हैं, पैनल चर्चा में भी कई लोग शामिल होते हैं। जबकि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान जो होता है वो एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, जिसे इंग्लिश में हम लेक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो व्याख्यान इसका सही आंसर हो जाएगा। विचार अगर मैं बात करूं विचार गोष्ठी की, तो विचार गोष्ठी मैंने आपको बताई थी, ये लघु स्तर की भी होती है, राष्ट्रीय स्तर की भी होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी होती है। जबकि परिसंवाद की मैंने बात की थी तो मैंने बताया था ये 3 से 10 दिन चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें विचार संगोष्ठी के सभी जो विशेषताएं होती हैं वो शामिल होती हैं परिसंवाद में। ठीक है, पैनल चर्चा में भी कुछ इसी प्रकार से होता है कि जो ग्रुप होता है लोगों का वो इसमें शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत भी जो है, अच्छा क्वेश्चन बदल गया ये, हाँ पैनल चर्चा। ठीक है ना, पैनल चर्चा मैंने बता दिया, तो व्याख्यान जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कक्षा केंद्रित शिक्षा नीति की श्रेणी में आता है। ठीक है, कक्षा कह रहा हूं मैं, छात्र केंद्रित शिक्षा नीति की श्रेणी में आता है। तो सही जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। समीक्षा नीति जो है ये आएगा छात्र केंद्रित शिक्षा नीति में। ठीक है, ये चीज याद रखना आपको। जबकि मुक्त अधिगम हो गया, सतत अनुकरण हो गया, अनुमानी विधि हो गया, ये सारा का सारा आता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा विधि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध रिपोर्ट लेखन का हिस्सा निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है। देखिए कोई भी शोध रिपोर्ट जब तैयार की जाती है तो उसमें शीर्षक पृष्ठ होता है, विषय सूची भी होती है, क्रियाविधि भी होती है, जबकि व्याख्यान जो है वो नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो गया इसमें हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपको इसमें जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद से संबंधित मुख्य सिद्धांत कौन सा है। ठीक है, पहले मैं बता दूं प्रत्यक्षवाद के बारे में। तो प्रत्यक्षवाद का जो सिद्धांत है वो दिया था किसके द्वारा, तो अगस्त काम्टे के द्वारा। अगस्त काम्टे, ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है सिद्धांत दिया गया है। इन्हें समाज शास्त्र के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, समाज शास्त्र के ये पिता भी कहे जाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो है प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत जो है दिया गया था। तो अब इसमें से पूछ रहा है मुख्य सिद्धांत कौन सा है प्रत्यक्षवाद से संबंधित। तो देखिए विज्ञान में जांच का सिद्धांत भी
प्रत्यक्षवाद की श्रेणी में आता है, सामान्य ज्ञान भी जो है प्रत्यक्ष वाद के अंतर्गत आता है, और प्रेरक सिद्ध तर्क भी जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शोध आंकड़ों पर आधारित होता है? ठीक है, आंकड़ों पर आधारित होता है। तो आंकड़ों पे जो आधारित होता है वो होता है मात्रात्मक शोध। ठीक है, मात्रात्मक शोध जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये आंकड़ों पर आधारित होता है। जबकि कार्यात्मक शोध अनुसंधान की बात करें या कार्यात्मक शोध की बात करें तो ये किसी मुख्य समस्या या कहें कि हाल की समस्या के समाधान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शोध होता है। ठीक है, और गुणात्मक शोध जब भी हम किसी भी कहें कि वस्तु वगैरह की या फिर किसी भी व्यक्ति की गुणों का जब हम वर्णन करते हैं तो वो किस श्रेणी में आता है? तो वो आता है गुणात्मक अनुसंधान की श्रेणी में। जब हम लोग किसी भी घटना का अध्ययन उसको ऐतिहासिक से जोड़कर करते हैं, इतिहास से जोड़कर करते हैं, तो ऐसा अनुसंधान जो आएगा वो ऐतिहासिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सही आंसर इसका है मात्रात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संप्रेषण के निम्न में से कौन सा सोपान है? ठीक है, तो कौन सा सोपान है हमें बताना है इसमें। तो देखें, शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना ये भी है। ठीक है, और विषय वस्तु को संगठित करना ये भी आएगा इसमें। ठीक है, और उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन भी सही है। तो उपयुक्त सभी जो है हमारा सही आंसर है, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक और होता है, आपको याद रखना है, प्रतिपुष्टि। कक्षा संप्रेषण में प्रतिपुष्टि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, प्रतिपुष्टि से ये पता चलता है कि हमारा जो कक्षा का संप्रेषण है ये सफल रहा या असफल रहा। ठीक है, प्रतिपुष्टि को फीडबैक कहते हैं। ठीक है, फीडबैक ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फीडबैक से पता चलता है कि आपका जो संप्रेषण है वो सफल हुआ या फिर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा गया था एग्जाम में कि कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरे खरीदता है और उसे 11 रुपए में 10 के संतरे बेचता है। ठीक है, 10 के भाव से बेच देता है, तो उसे कितना लाभ और कितना हानि होगा हमें बताना है। ऐसे सवालों को हल करने से पहले एक तरफ आपको लिखना है वस्तु और एक तरफ आपको लिखना है मूल्य। ठीक है, तो खरीद कितने का रहा है, यहाँ पे मैं क्रय मूल्य लिखूंगा, यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो खरीदा कितने का, देखो 11 संतरे उसने खरीदे कितने रुपए के। नीचे मैं लिख रहा हूं यहां पर एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। तो बेचा कितना, बेचा है 10 संतरे कितने के, 11 रुपए के। ठीक है, एक तरफ मूल्य लिख लेना है, एक तरफ वस्तु लिख लेनी है। तो ये वाला हमारा जो है ये खरीदने का मूल्य है और ये वाला जो है बेचने का मूल्य है। तो ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, सबसे पहले वस्तुओं को बराबर कर देना है। ठीक है, तो मैं 10 को यहाँ ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ऊपर वाले 11 को मैं नीचे वाली संख्या से यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कितना बन गया, ये बन जाएगा 110। ये कितना बन गया, 110। अब देखिए, ऊपर वाली संख्या को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसे भी मैं 10 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कितना हो गया, 100। और नीचे वाली संख्या को मैंने यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, यानी कि 100 की वस्तु खरीदी तो मैंने लाभ कितने का लिया, 21 का लिया। कितने का लिया, 21 का लिया। कितने पे, 100 रुपए पर। क्योंकि प्रतिशत में हमें आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई में 100 चाहिए। इस 100 से ये कट जाएगा, बचा कितना, 21% लाभ। ठीक है, देखिए 100 का सामान खरीदा था, 121 में बेचा, तो ऑब्वियसली लाभ हुआ है। तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, 21% का लाभ हुआ है। ठीक है, 21% का लाभ हुआ है। तो ऐसे सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा वेब सर्वर के मध्य संचार स्थापित किया जाता है? तो HTTP के द्वारा जो है ऐसा किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। जबकि IMP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखना, इंटरनेट मेमोरी एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मेमोरी एक्सेस प्रोटोकॉल IMP की फुल फॉर्म होती है। और SSL की हो गई सिक्योर सॉकेट्स लेयर्स। ठीक है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। और FTP की एग्जाम में पूछी गई। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है पहले की तो ज़रूर देख लें, ताकि ऐसी वीडियोस जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। पेपर 1 के लिए हर एक टॉपिक पर आपको वहाँ पर जो है वीडियोस मिल जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।